नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं चर्चित विभिन्न अवधारणाओं के बारे में। तो इस स्लाइड में सबसे पहले है डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं उपभोक्ता संरक्षण में डार्क पैटर्न। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा? तो पिछले दिन केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने डिजिटल इंटरफेस पर भ्रामक डिजाइन के इस्तेमाल के लिए शिक्षा व्यवसाय से जुड़े एक बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और यह कार्रवाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020 और डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनिमय अधिनियम के लिए एक दिशा निर्देश के तहत 2023 में की गई। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि यह डार्क नेट पैटर्न होता क्या है। तो डिजिटल युग में ई कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने हमारे जीवन को जहां तक बेहतर सुगम बनाया, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता अधिकारों के हनन और अदृश्य तरीके भी दिए, जिसमें से डार्क पैटर्न प्रमुख है। डार्क पैटर्न मूल रूप से एक ऐसा भ्रामक यूजर इंटरफेस डिजाइन है जिसे जानबूझकर इस तरह से तैयार किया जाता है ताकि उपभोक्ताओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध निर्णय लेने एवं वित्तीय लेन देन करने के लिए मजबूर या भ्रमित किया जाए। और इसमें अभी आपने बहुत रिसेंट में हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप वगैरह, तो उनका ही डुप्लीकेट एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। हालांकि वह प्लेटफॉर्म नहीं होता है, लेकिन उन्हीं से एकदम मिलता जुलता एक प्लेटफॉर्म होता है या उनकी वेबसाइट तैयार की जाती है और वहां से उनके प्रोडक्ट को आधे से भी कम दामों में दिखा करके लोगों को भ्रमित करने का भी प्रयास किया जाता है। और डार्क नेट पैटर्न के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष अनुमानित 25 से 28 करोड़ रुपए का भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा अपनाई जाने वाली इन रणनीतियों में अनुचित तात्कालिक पैदा करना, जबरन कार्रवाई और छिपी हुई लागत शामिल है, जिन्हें उपभोक्ताएं आसानी से नहीं पहचान पाते। इसके उदाहरण में किसी विज्ञापन या वीडियो को जबरन चलाए रखना, वेबसाइट खंगालते ही तुरंत अकाउंट बनाने का दबाव डालना, खरीद की गई वस्तु को कैंसिल करने की प्रक्रिया को बेहद जटिल बनाना या बिना खरीदारी किए वेबसाइट से बाहर नहीं आने देना शामिल है। अब इसमें हम देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 क्या कहता है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 25 मार्च 2025 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि वर्तमान में जो हमारा ये जो 1986 का था, इसमें बहुत सारे संशोधन की आवश्यकता थी, क्योंकि ये 1986 का अधिनियम 1986 की जरूरतों के अनुसार बनाया गया था। और इस नए अधिनियम के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना, उपभोक्ता आयोग में न्याय निर्णय प्रक्रिया को सरलीकरण करना, जैसे उपभोक्ताओं के आर्थिक क्षेत्राधिकार को बढ़ाना, लेन देन के स्थान पर ध्यान दिए बिना उपभोक्ताओं के कार्य एवं निवास स्थान के क्षेत्राधिकार रखने वाले उपभोक्ता आयोग से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना आदि शामिल है। इसके साथ ही सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यदि शिकायत दर्ज करने पर 21 दिन के भीतर स्वीकार्यता नहीं पर निर्णय नहीं लिया जाता है तो शिकायत स्वीकार मान लिया जाएगा। उत्पाद दायित्व का प्रावधान, मिलावटी एवं नकली उत्पादों के वस्तुओं के निर्माण एवं बिक्री के लिए दंडात्मक प्रावधान और ई कॉमर्स और प्रत्यक्ष बिक्री में अनुचित व्यापार गतिविधि रोकथाम के लिए नियम बनाए जाने का भी प्रावधान है। और इसमें 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र का प्रावधान है, और ये 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र होगा जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर। इसमें उपभोक्ताओं के अधिकार की सुरक्षा और अनुचित व्यापार विधियों से संबंधित विवादों सहित उपभोक्ता विवादों का सरल एवं त्वरित निवारण प्रदान करने के लिए उपभोक्ता आयोग के रूप में जाना जाएगा, और उपभोक्ताओं को मुआवजा देने का भी अधिकार होगा। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020। इसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले
ग्राहकों के हितों की रक्षा करना, ई कॉमर्स कंपनियों की जवाबदेही तय करना, डिजिटल बाजार में अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना। केंद्र सरकार ने इन नियमों को उपभोक्ता संरक्षण नियम 2019 के तहत 23 जुलाई 2020 से लागू किया था और यह भारत एवं विदेश दोनों पंजीकृत उन सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लागू होंगे जो भारतीय उपभोक्ताओं को सेवा देते हैं। यानी कि उपभोक्ता ई संरक्षण अधिनियम 2020 किन पे लागू होंगे? तो उन सभी पंजीकृत विदेशी और भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो भारतीय उपभोक्ताओं को सेवा देंगे। अगर कोई विदेशी कंपनियां जो विदेशी उपभोक्ताओं को सेवा देती हैं तो उनके लिए यह प्रावधान रही है। और साथ ही डार्क पैटर्न रोकथाम एवं विनिमय के लिए दिशा निर्देश 2023, ये इसे सीसीपीए द्वारा 30 नवंबर 2023 को अधिसूचित किया गया और इसमें डार्क पैटर्न के रोकथाम एवं विनिमय के लिए दिशा निर्देश 2023 का मुख्य उद्देश्य ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले भ्रामक डिजाइनों से बचाना शामिल है। यह दिशा निर्देश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जारी किए गए हैं। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने उपभोक्ताओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए कानूनी एवं नियामक कदम उठाए और सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के दायरे को मजबूत करते हुए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 13 विशिष्ट प्रकार के डार्क पैटर्न पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है निवारक नजरबंदी यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का संबंध आर्टिकल 22 से है। यानी कि संवैधानिक दृष्टिकोण में देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निवारक नजरबंदी से जुड़े सुरक्षा उपाय और सख्ती दोनों को परिभाषित करता है। तो सबसे पहला हमारे एग्जाम में ये भी प्रश्न आ सकता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को क्या हमारे संविधान में परिभाषित किया गया है? तो हाँ, हमारे संविधान के आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन को परिभाषित किया गया है। और आइए अब हम जानते हैं कि यह सुर्खियों में क्यों रहा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश से प्रिवेंटिव डिटेंशन के मनमाने इस्तेमाल पर सख्त रोक लगाते हुए अधिकारियों की फटकार लगाई और कोर्ट ने आदेश दिया कि अवैध हिरासत के मामले पर यदि राज्य सरकार अवैध हिरासत करती है तो पीड़ित को प्रतिदिन 25,000 रुपया मुआवजा देगी जो दोषी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के वेतन से वसूला जाएगा। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने दिव्यांग दलित वकील चंद्रपाल सिंह की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि एक गंभीर प्रवृत्ति बना चुकी है कि रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद में मई 2025 से अप्रैल 2026 के बीच 2522 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन का सामना करना पड़ा। अब इससे इन लोगों को बहुत सारी परेशानियां भी झेलनी पड़ी और इसमें हमारा संविधान के आर्टिकल 22(3) में कहा गया है कि सामान्य गिरफ्तारी के दौरान मिलने वाले मौलिक अधिकार निवारक नजरबंदी गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों पर लागू नहीं होते हैं। वहीं आर्टिकल 22(4) यह सीमा तय करता है कि किसी भी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की अनुमति के बिना 3 महीने से अधिक समय तक नजरबंद नहीं रखा जाएगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस समय सीमा को 3 माह से घटाकर 2 माह किया गया था, किंतु केंद्र सरकार द्वारा इसे अधिसूचित न किए जाने के कारण यह आज भी मूल व्यवस्था में 3 महीने का ही प्रावधान है। यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में 3 महीने की नजरबंदी के समय को घटा करके 2 महीना कर दिया गया था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसे अधिसूचित नहीं किए जाने के कारण अभी भी यह 3 महीने का ही प्रावधान है। वहीं अली जाब बनाम जिला मजिस्ट्रेट धनबाद और अंकुल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ जैसे ऐतिहासिक मामलों में सुप्रीम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि निवारक नजरबंदी का उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं बल्कि राज्य की सुरक्षा को आसन्न खतरे से बचाना है।
नेक्स्ट है ड्रोन क्रांति और आधुनिक युग। यह सुर्खियों में क्यों रहा? यूक्रेन, लेबनान, पश्चिमी एशिया के हालिया संघर्षों ने वैश्विक स्तर पर सैन्य रणनीति और युद्ध कौशल के पारंपरिक प्रतिमानों को पूरी तरह से बदल दिया, जिससे सैन्य तकनीकी अनुकूल एवं ड्रोन युद्ध एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन गया। दशकों से वैश्विक स्तर पर सैन्य शक्ति को लड़ाकू विमान, टैंक, युद्धपोत और सटीक निर्देशित मिसाइल जैसे महंगे, जटिल और अत्याधुनिक पारंपरिक शस्त्रागार के ड्रोन क्रांति का सबसे जीवंत और औद्योगिक पैमाना यूक्रेन युद्ध में देखने को मिला, जहां प्रारंभ में नागरिक उद्देश्य जैसे फोटोग्राफी और मैपिंग के लिए बने साधारण ड्रोन को देखते ही कम लागत वाले सटीक निर्देशित हथियार में तब्दील कर दिया गया। इस बदलाव की धुरी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन प्रणाली पर बनी है, जिसमें ऑपरेटर वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स के माध्यम से सीधे लाइव वीडियो फीड देखते हुए ड्रोन को असाधारण सटीकता और गतिशीलता के साथ नियंत्रित कर सकते हैं। इन प्रणाली में यूक्रेन के बाबा यागा जैसे हेलीकॉप्टर्स, बम वर्षक और रैम 2 और यूजे 31 जो जूलिया जैसे आत्मघाती एवं लाइटरिंग म्यूशंस शामिल थे, जो हवा में रहकर लक्ष्य की तलाश करते थे और फिर सीधे लक्ष्य से टकराकर उसे नष्ट कर देते थे। इजरायल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आयरन ड्रोन रडार जैसी प्रणाली को शामिल करते हुए बहुस्तरीय काउंटर ड्रोन वास्तुकला विकसित की, जो महंगे मिसाइल इंटरसेप्टर के बजाय नेट कैप्चर या सीधे टकराव के माध्यम से कम ऊंचाई वाले खतरों को बेअसर करती थी। नेक्स्ट है ड्रोन नियम 2021। ये नियम भारत में मानव रहित विमान प्रणाली के उपयोग और संचालन को नियंत्रित करते हैं और इसके अंतर्गत डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म और जोनिंग के हवाई क्षेत्र को 3 जोन में बांटा गया। पहला है ग्रीन जोन, 400 फीट या 120 मीटर तक की ऊंचाई पर ड्रोन उड़ाने के लिए किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है येलो जोन, हवाई अड्डे की परिधि से 12 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र, यहाँ ड्रोन उड़ाने के लिए संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोल की अनुमति की आवश्यकता है। और तीसरा है रेड जोन, यह पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ बिना केंद्र सरकार की अनुमति के विशेष अनुमति के ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकते। साथ ही है लाइसेंस एवं पंजीकरण यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इस्तेमाल होने वाली ड्रोन को छोड़कर सभी ड्रोन के लिए UIN अनिवार्य है और साथ ही रिमोट पायलट लाइसेंस यानी कि नैनो ड्रोन और माइक्रो ड्रोन दोनों को उड़ाने के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं है, बशर्ते उनका इस्तेमाल गैर व्यावसायिक कामों के लिए नहीं किया जाता हो। वहीं सरलीकृत प्लेटफॉर्म को भरने की संख्या 25 से घटाकर 5 कर दी गई है और लाइसेंस का शुल्क 3000 से घटाकर केवल 100 रुपये कर दिया गया है। ड्रोन आयात के लिए DGCA से मंजूरी लेने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दी गई है। नेक्स्ट है गृहिणियों के अदृश्य श्रम को आर्थिक पहचान। अब यह मैटर चर्चा में क्यों आया? तो गृहिणियों के लिए यह मैटर चर्चा में इसलिए आया कि वर्तमान में ही भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि गृहिणियों द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक घरेलू कार्य को एक स्वतंत्र आर्थिक मूल्य होता है। मोटर दुर्घटना में मृत्यु के मामले में मुआवजा तय करते समय इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पंजाब में 2001 में एक सड़क दुर्घटना में रेशमा नामक महिला की मृत्यु के मामले में सुनवाई करते हुए, जहां मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 2003 में महज
2.42 लाख रुपया और पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने वर्ष 2024 में 8.43 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बढ़ाकर सीधे 62 लाख कर दिया है और सर्वोच्च न्यायालय ने गृहिणियों के लिए 30,000 प्रति माह की एक न्यूनतम काल्पनिक आय निर्धारित की है। यानी कि अब गृहिणियों की मासिक आय निर्धारित हो गई है, जिसने देश में महिलाओं के अदृश्य श्रम के मूल्यांकन पर एक व्यापक विमर्श को जन्म दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई गृहिणी किसी सवेतन रोजगार से जुड़ी हुई थी, तो यह मुआवजा उनकी प्रमाणिक आय के अतिरिक्त देय होगा, जो महिलाओं के तिहरे कार्यभार को न्यायिक मान्यता प्रदान करता है। इसके साथ ही आईएलओ और भारतीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के मंत्रालय के टाइम यूज सर्वे के आंकड़े में भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारतीय महिलाएं प्रतिदिन औसतन लगभग 5 से 6 घंटे अवैतनिक देखभाल कार्यों में बिताती हैं और पारंपरिक आर्थिक गणनाओं और सकल घरेलू उत्पाद के मापन में इस श्रम को हमेशा अनुत्पादक से बाहर रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस रूढ़िवादी सोच पर प्रहार करते हुए कहा है कि गृहिणी वास्तव में देश की मानव पूंजी का निर्माण करती हैं और इसके साथ ही यह निर्णय महिलाओं की आर्थिक स्वायत्ता और गरिमा को अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले जीवन के अधिकार के अभिन्न अंग के रूप में भी स्थापित किया है। नेक्स्ट है ग्राउंड लेवल ओजोन। तो भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक नवीनतम अध्ययन में यह पाया गया है कि हीट वेव न केवल सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि यह ग्राउंड लेवल ओजोन के सांद्रण को तेजी से बढ़ा देती है, जिससे मृत्यु दर का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। क्लीन एयर में प्रकाशित इस अध्ययन के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में अत्यधिक गर्मी के कारण बढ़े ओजोन स्तर से 830 से अधिक लोगों की मौत हुई है। वहीं आईआईटी खड़गपुर और केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज के वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया यह अपनी तरह का पहला शोध है, जिसमें पिछले 21 वर्षों के डेटा और विश्लेषण कर हीटवेव और धरातलीय ओजोन प्रदूषण के बीच अंतर संबंध और स्वास्थ्य पर उनके दीर्घकालीन प्रभाव की व्याख्या करता है। ओजोन गैस मूल रूप से दो अलग अलग वायुमंडलीय परतों में पाई जाती है और दोनों जगह पर इनका व्यवहार पूरी तरह से विपरीत होता है। समताप मंडल में जो पृथ्वी की सतह से यानी कि समताप मंडल की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ ओजोन प्राकृतिक रूप में पाई जाती है और सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी के लिए एक सुरक्षित कवच या नेचुरल सनस्क्रीन का भी काम करती है। इसके विपरीत क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर में यानी कि पृथ्वी की ठीक सतह के ऊपर पाए जाने वाली ओजोन एक अत्यंत हानिकारक वायु प्रदूषक है। यह सतह पर सीधे उत्सर्जित नहीं होती है, बल्कि वाहन, उद्योग, बिजली संयंत्र से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के बीच तेज धूप और उच्च तापमान में होने वाली फोटोकेमिकल प्रक्रियाओं के सह उत्पाद के रूप में निर्मित होती है। भीषण गर्मी या हीट वेव इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गति को अत्यधिक तीव्र कर देती है, जिसके कारण धरातल पर ओजोन की मात्रा खतरनाक स्तर से बढ़ जाता है। ग्राउंड लेवल ओजोन का सुरक्षा स्तर लगभग 3 पार्ट्स प्रति बिलियन माना जाता है, लेकिन भारत के अधिकांश हिस्से में, विशेष रूप से उत्तर पश्चिम भारत और गंगा मैदानी इलाकों में अत्यधिक प्रदूषण के कारण इसकी पृष्ठभूमि सांद्रता पहले से 50 से 55 पार्ट्स प्रति बिलियन के आसपास पहुंच गई है। वहीं स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की रिपोर्ट भी बताती है कि भारत में प्रति वर्ष हजारों मौतें ओजोन के संपर्क में आने से होती है, जिसमें अकेले क्रॉनिकल जिसमें COPD और इस्केमिक हार्ट
हार्ट डिजीज जैसे फेफड़े और हृदय की गंभीर बीमारियों के मामले शामिल हैं। इसके साथ ही ओजोन के लंबे समय तक संपर्क में रहने से डीएनए को नुकसान पहुंचता है, जिससे कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियां भी होती हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ से हम कुछ एमसीक्यू करने जा रहे हैं। उद्योग, व्यापार एवं बैंकिंग सचेतता का कुछ एमसीक्यू है। भारत में स्थिर मूल्य मूल्यों पर राष्ट्रीय आय आकलन के लिए आधार वर्ष क्या माना गया है? आधार वर्ष क्या माना गया है? 2012, 2011-12, 2022 या 2023-24? तो इसका सही जवाब है भारत पर स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए आधार वर्ष 2023-22 माना गया है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? 2012, 2012-13, 2022-23 और 2024। तो इसमें से सीपीआई के लिए आधार वर्ष 2024 है, वही स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय आकलन के लिए आधार वर्ष 2022-23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष क्या माना गया है? 2012, 2012-13, 2022-23 या 2024? तो इसका सही जवाब है 2022-23। यहाँ पे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है यानी कि सीपीआई, और यहाँ पे कह रहा है थोक मूल्य सूचकांक यानी कि डब्ल्यूपीआई। तो डब्ल्यूपीआई के लिए आधार वर्ष 2022-23 है, वही सीपीआई के लिए आधार वर्ष 2024 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अग्रिम अनुमानों में 2025-26 में देश की जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत आकलित है? 6.6, 6.9, 7.1, 7.7? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 7.7% जीडीपी वृद्धि आकलित है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने 2026-27 में भारत में जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जून 2026 में व्यक्त किया है? 6.6%, 6.9, 7.1 या 7.7? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 6.6%। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एनओएसओ द्वारा 2025-26 के लिए, और यहाँ पे कहा गया है आरबीआई ने 2026-27 के लिए भारत के जीडीपी में वृद्धि रहने का अनुमान किया है। नेक्स्ट है, भारत ने 2026-27 में जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान विश्व बैंक ने जून 2026 में व्यक्त किया है? तो यानी ये पूर्वानुमान आरबीआई का है और यहाँ पे विश्व बैंक का है। 6.6, 6.9, 7.1 या 7.7%? तो आरबीआई और विश्व बैंक का दोनों का सेम टू सेम है, 6.6%। नेक्स्ट है, सांख्यिकी कार्यालय ने जून 2026 के अग्रिम भुगतान में 2025-26 में प्रचलित मूल्यों पर भारत में प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी आकलित की है? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या 2.5 लाख? तो इसका सही जवाब है 2025-26 में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख आकलित किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के आकलन के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष 2025-26 की किस तिमाही में सर्वोच्च आर्थिक वृद्धि भारत ने प्राप्त की गई? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरी तिमाही में यानी कि सेकेंड क्वार्टर में। रक्षा क्षेत्र के आंकड़ों के अनुसार 2025-26 में भारत में रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की इकाई का योगदान लगभग कितने प्रतिशत रहा? 14, 24, 44 या 54%? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 24%, यानी कि रक्षा क्षेत्र उत्पादन में निजी क्षेत्रों की इकाइयों का योगदान 24% तक बढ़ गया है। भारत में मौद्रिक नीति की 2026-27 की दूसरी द्वैमासिक समीक्षा में रेपो दर कितनी प्रतिशत रखी गई है? 5.2%, 5.5%, 5.75% या 6%? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5.25% रेपो दर रखी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की वर्ष में सामान्यतः कितनी बैठकें होती हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसका सही जवाब है, मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की वर्ष में कुल 6 बैठक होती हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर पूनम गुप्ता, जानकी नाथ सीतारमन, संजय मल्होत्रा या रोहित जैन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संजय मल्होत्रा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत ग्राहकों को 14.2 केजी रुपए के एलपीजी सिलेंडर पर कितने रुपए का अतिरिक्त अनुदान प्राप्त होता है? 100 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का या 400 रुपए का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 300 रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ओमान के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2026, 1 मई 2026, 1 जून 2026 या 1 जुलाई 2026? तो इसका सही जवाब है 1 जून 2026 से भारत और ओमान के बीच टीईपीए लागू हुआ है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 में प्रारंभ की गई और इस योजना के तहत कितनी किस्तें किसानों को वितरित की जा चुकी है? 20, 21, 22, 23? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 23 किस्तें। नेक्स्ट है महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण व स्वावलंबन के लिए लाडली बहना योजना किस राज्य में संचालित होती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या उत्तराखंड? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष जून माह में किस तिथि को मनाया जाता है? 17 जून को, 14 जून को, 21 जून को या 28 जून को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। एडवांस्ड कंप्यूटिंग, एआई, सेमीकंडक्टर आदि क्षेत्रों में प्रगति प्रदर्शन के लिए भारत इनोवेटर्स 2026 प्रदर्शनी जून 2026 में कहाँ लगाई गई थी? नई दिल्ली, बेंगलुरु, एवियन फ्रांस या नीस फ्रांस में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। यानी कि भारत इनोवेट्स 2026 प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत में किसाक बांध परियोजना किस राज्य या क्षेत्र में प्रस्तावित है? मेघालय, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट यहाँ से है कुछ समसामयिक वस्तुनिष्ठ, जो हमने ऊपर की स्लाइड में पूरे करंट अफेयर्स का रिवीजन किया था, तो उस पे आधारित कुछ प्रश्न है और आइए उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। और अगर आप उस प्रश्नों आपने सही से पढ़ा होगा तो उन सभी प्रश्नों का जवाब आप सही रूप से दे सकते हैं। तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूले। तो चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली स्काई कास्ट प्रणाली स्थापित की गई है? जम्मू कश्मीर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में भारत की पहली स्काई कास्ट प्रणाली स्थापित की गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 29 मई 2026 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली पर भारत की पहली स्काई कास्ट प्रणाली का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही विमानन मौसम निगरानी के लिए एक एकीकृत वायुमंडलीय रिमोट सेंसिंग प्रणाली को भी स्थापित करने वाला विश्व का 19वां शहर बन गया है। स्काई टेस्ट प्रणाली कोहरे की निगरानी, टर्बुलेंस का पता लगाने और गंभीर मौसमी पूर्वानुमानों के लिए वायुमंडलीय अवलोकन प्रौद्योगिकी को एकीकृत करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस टीम ने 19वें इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? यानी कि 19वां आईपीएल किस टीम ने जीता है? गुजरात टाइटंस ने, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने, मुंबई इंडियंस या राजस्थान रॉयल्स ने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, और इसका शॉर्ट फॉर्म नेम है आरबीसी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया 19वां आईपीएल के फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आरबीसी ने यह खिताब
जीता है। वहीं वर्ष 2025 में भी आरबीसी ही विजेता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल के 19वें सत्र में राजस्थान रॉयल्स की टीम के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार जीते हैं? तो इसमें से 19वें सत्र का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, ऑरेंज कप, सत्र का सुपर स्ट्राइकर या सर्वाधिक छक्के लगाने वाला पुरस्कार, तो उपयुक्त में से कौन सही है? तो इसमें से ये चारों के चारों पुरस्कार वैभव सूर्यवंशी को दिया गया है, प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नया सीडीएस नियुक्त किया गया है? जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, एडमिरल एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह या जनरल उपेंद्र द्विवेदी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? अजय कोचर को, बी शिव कुमार, कृष्णा स्वामीनाथन को या तरुण श्रोवती को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृष्णा स्वामीनाथन को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने फीफा के साथ फीफा के मैचों के प्रसारण का अधिकार प्राप्त करने संबंधी 8 वर्षीय करार किया है? जी इंटरटेनमेंट, जियो स्टार या प्रसार भारती या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जी इंटरटेनमेंट एंटरप्रेन्योर ने। विश्व कप, फीफा विश्व कप 2026 एवं 30, फीफा विश्व कप महिला 2027, फीफा विश्व कप अंडर 20 पुरुष 2026-30, फीफा विश्व कप महिला अंडर 17 विश्व कप 2026 और 34 में, फीफा अंडर 20 विश्व कप, इन सभी का प्रसारण आधिकारिक रूप से जी इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026 को मनाया गया और इसकी थीम निम्नलिखित में से कौन थी? योग फॉर साउंड हेल्थ एंड साउंड माइंड, योगा फॉर बेटर लिविंग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, योगा फॉर मेंटल पीस? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। भारत की 100वीं रामसर भूमि निम्नलिखित में से कौन सी घोषित की गई है? उदयपुर झील बिहार, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार अभ्यारण्य सुरहाताल, पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा या शेखा झील अलीगढ़? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहाताल। नेक्स्ट है, पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? हरिद्वार, नई दिल्ली, अहमदाबाद, काठमांडू? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जून 2026 को अहमदाबाद में किया गया। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 114 पदक जीते, जिसमें से 102 स्वर्ण था, 9 रजत था और 13 कांस्य पदक भारत ने कुल जीता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन की महिलाओं की चैंपियनशिप 2026 जीता? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, मार्ग गोवा में 6 जून 2026 को खेले गए फाइनल मैच में सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 3-1 से बांग्लादेश की टीम को हराकर जीती है। नेक्स्ट है, भारत का 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसमें केंद्र प्रायोजित योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने का प्रारंभ करने का निर्णय लिया है? ओडिशा, नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल या केरलम? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। चलिए, आप सभी के लिए एक स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी राज्य के नाम के परिवर्तन की बात की गई है?
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 जीता है? भारत, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया। तो इसका सही जवाब है भारत ने पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप जीता है और इसका आयोजन 6 जून 2026 को कामीगहरा जापान में खेला गया और फाइनल मैच में जापान को 4-1 से हराकर यह कप भारत ने अपने नाम किया। भारत की 18 वर्ष से कम आयु की महिलाओं की हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप 2026 में कौन सा मेडल जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। महिलाओं की अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के किस या किन अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मेजर अभिलाष बराक, मेजर सुमन गवानी, मेजर राधिका सेन। तो इसका सही जवाब है इन तीनों को इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जा चुका है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2005 की तुलना में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2006 में कुल प्रजनन दर में वृद्धि हुई है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल? तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला में कुल प्रजनन दर 1.8, 1.7, 1.7 और 1 थी। जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 से क्रमशः 1.9, 1.8, 1.8 और 1.8 हो गई है। इस प्रकार तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कुल प्रजनन दर में वृद्धि हुई है, जबकि केरल में कुल प्रजनन दर स्थिर ही रहा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1, 2, 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2006 के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो उत्तर प्रदेश का प्रजनन दर 2.2% था, बिहार का प्रजनन दर 2.7%, सिक्किम का प्रजनन दर 1% है और केरलम का प्रजनन दर 1.8% है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2006 के अनुसार कुल प्रजनन दर सबसे कम किस राज्य में रही? केरलम, त्रिपुरा, सिक्किम या कर्नाटका? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिक्किम में। सिक्किम में प्रजनन दर 1 था, त्रिपुरा में 1.7, कर्नाटक में 1.8 और वहीं केरल में भी 1.8 है। भारत की परमाणु नीति का प्रमुख दृष्टिकोण क्या है? पहले इस्तेमाल न करे की नीति, न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध की नीति। तो इसमें से सही कूट कौन सा है? केवल एक, केवल दो, एक और दो एवं दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें से कथन एक भी सत्य है और कथन दो भी सत्य है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। भारत की परमाणु नीति का प्रमुख दृष्टिकोण है पहले इस्तेमाल न करे और न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 का पहला मैच निम्नलिखित में से किन देशों की टीम के बीच खेला गया? संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्राजील, कनाडा एवं अर्जेंटीना, मेक्सिको एवं दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको एवं फ्रांस। तो इसका सही जवाब है फीफा विश्व कप 2026 का पहला मैच मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फीफा विश्व कप 2026 का पहला मैच 11 जून 2026 को मेक्सिको के एस्टेडियो एज़टेक में मेक्सिको एवं दक्षिण अफ्रीका की टीम के बीच खेला गया और यह मैच मेक्सिको ने 2-0 से जीता। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश की मेजबानी में किया गया है? मेक्सिको,
संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। तो सही कूट का जवाब देना है। तो इसमें से इस बार फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन इन तीनों देशों ने संयुक्त रूप से किया है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। फीफा विश्व कप 2026 मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की संयुक्त मेजबानी में 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा और इसमें कुल 104 मैच खेले जाएंगे, जिसमें से 78 मैच संयुक्त राज्य अमेरिका में, 13 मैच मैक्सिको में और 13 मैच कनाडा में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध मंदिर को आनंद बाजार और पतित पावन शब्दों के लिए वर्ल्ड मार्क तथा नीलचक्र लोगों के लिए बौद्धिक संपदा का अनुमोदन प्राप्त हुआ है? तिरुपति देवस्थानम, जगन्नाथ धाम मंदिर पुरी, श्री रामलला देवस्थानम अयोध्या, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ धाम मंदिर प्रशासन ने पतित पावन यानी पतितों का उद्धारक और आनंद बाजार यानी मंदिर परिसर का वह भाग जहां भक्त महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं को वर्ल्ड मार्क किया है, जिसकी बौद्धिक संपदा के रूप में रक्षा की जाती है, जबकि नीलचक्र मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थित पवित्र धातु चक्र को लोगो मार्क प्राप्त हुआ है, यानी कि दृश्य प्रतीक या डिजाइन की रक्षा के लिए उसे लोगो मार्क दिया गया है। नेक्स्ट है, सुर्खियों में रह रहे स्पाइरुलिना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह नीले हरे शैवाल का एक रूप है जो कई अरब वर्षों से प्राकृतिक में मौजूद है। यह केवल अच्छी गुणवत्ता वाले जल एवं अनुकूल परिस्थितियों में ही पनप सकता है। यह एक ऐसा खाद्य मैच है जिसमें न तो अनाज है और न ही मांसाहारी खाद्य पदार्थ। इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड, महत्वपूर्ण विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह केवल अच्छी गुणवत्ता वाला जल और अनुकूल परिस्थिति में ही पनप सकता है। तो स्पाइरुलिना की विशेषता यह है कि यह खराब गुणवत्ता वाले जल और कठिन परिस्थिति में भी पनप सकता है। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यह कथन गलत है कि केवल अच्छी, यहाँ पे केवल की बात की गई है। और मोस्टली जिस भी क्वेश्चन में आता है कि केवल की बातें, तो जैसे ये स्पाइरुलिना एक इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित विषय है, तो इसमें इनकी कितनी जाति और प्रजाति हो सकती है, तो हर एक पे रिसर्च करके यह आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है कि किनकी कौन सी प्रकृति है। तो वहां पे अगर किसी के एक के होने की भी संभावनाएं होती हैं, तो वो प्रश्न सही होने के चांसेस बनते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि केवल की बातें की गई हैं, तो यहाँ पे हम 100% श्योरिटी के बारे में नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही समाचार की सुर्खियों में रह रहे एंकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एंकर एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेनिज्म विथ 3D रिकंस्ट्रक्शंस का संक्षिप्त नाम है, यानी कि एंकर का ये फुल फॉर्म है। यह विश्व की पहली 3D ब्रेन स्टेम एटलस है। इसे भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मद्रास स्थित सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर द्वारा जारी किया गया है। इस अनूठी एटलस में प्रसव पूर्व, भ्रूण से लेकर बच्चों तथा वयस्कों के मस्तिष्क के त्रिआयामी चित्र मौजूद हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन से कथन सत्य है, तो कूट का प्रयोग करके इसका सही जवाब देना है। तो इसमें से एंकर के बारे में ये चारों के चारों कथन सत्य हैं और इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर्खियों समाचार की सुर्खियों में रह रहे वारिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक डिस्टिल्ड वीडियो है। इसे
अवतार एआई द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे इंडिया एआई मिशन के समर्थन से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य आगामी पीढ़ी के उन्नत वीडियो कृत्रिम मेधा को सस्ता, सुलभ और प्रासंगिक बनाना है। तो कहा गया है कि सही कुछ में जवाब देना है, तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें भी कथन 1, कथन 2, कथन 3 और कथन 4 चारों कथन सत्य है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। मशीन लर्निंग में डिस्टिल्ड वीडियो जनरेशन एक मॉडल संपीड़न तकनीक है, जिसमें एक छोटा और अधिक कुशल विद्यार्थी मॉडल बड़े अपेक्षाकृत धीमे अध्यापक मॉडल में स्थानांतरित हो जाता है, जबकि अनावश्यक गणनाओं को समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक हासिल हुआ है? तो इसमें से खजुराहो का मेटल क्राफ्ट छतरपुर, तो कथन 1 सत्य है। मालवा पेंटिंग धार का 2 भी सत्य है। शंगरपुर हैंडलूम साड़ी एवं फैब्रिक्स, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। और भोपाली बटुआ और जरी क्राफ्ट, तो इसे भी जीआई टैग दिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तो मध्य प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, विरासत एवं पारंपरिक शिल्प कला को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के क्रम में नबार्ड के सहयोग से खजुराहो मेटल क्राफ्ट, मालवा पेंटिंग, सारंगपुर हैंडलूम की साड़ी एवं फैब्रिक्स तथा भोपाली बटुआ एवं जरी क्राफ्ट को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, सुर्खियों में रह रहे ओरेशंड जहाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एएसआई मार्क और डेनमार्क के नेशनल म्यूजियम ने ओरोशंड जहाज के जलमग्न पुरातात्विक अन्वेषण के लिए जून 2026 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ओरोशंड एक डेनिश जहाज था जो 1919 में पुदुचेरी के कराईकाल तट पर डूब गया था। ओरोशंड को भारत पहुंचाने वाला पहला डेनिश जहाज माना जाता है। यह ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कराईकाल के तट पर डूबे ओरोशंड जहाज के मलबे के संभावित अवशेष का पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीक एवं वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए नॉन इन्वेसिव पुरातात्विक सर्वेक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि G7 1973 के ऊर्जा संकट से उपजी परिस्थितियों के बीच स्थापित G7 विकासशील देशों का एक औपचारिक समूह है। तो इसमें से दो गलतियां हैं, यहाँ पे 1973 की बात की गई है और दूसरा यहाँ पर औपचारिक समूह की बात की गई है। तो सबसे पहले तो यह स्टार्टिंग में 1975 में G6 था, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। और G7 विकसित देशों का एक औपचारिक नहीं बल्कि अनौपचारिक या पार्टनरशिप समूह है, इसलिए कथन 1 गलत है। और अगर कथन 1 गलत होगा तो हमारा स्टेटमेंट ए और बी दोनों गलत, सॉरी ए और सी इनकरेक्ट होगा। वहीं स्टेटमेंट बी 1997 और 2013 के दौरान रूस भी इसका सदस्य रहा है, तो कथन 2 सत्य है। और कथन 3 G7 का 52वां शिखर सम्मेलन जून 2026 में फ्रांस के एवियालेस वेस्ट शहर में संपन्न हुआ, तो कथन 3 सत्य है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। वही कथन 4 गलत है। तो G7 समूह के सभी सदस्य देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, तो नहीं, सभी देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र नहीं है। नेक्स्ट है, टेलीग्राम ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हाल ही में टेलीग्राम नीट परीक्षा में लीक की वजह से सुर्खियों में रहा है। तो चलिए हम टेलीग्राम से भी संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। नीट पुनः परीक्षा 2026 में ऑनलाइन गड़बड़ी को रोकने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा टेलीग्राम ऐप को 22 जून 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इसमें से कथन 1 गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि नीट पुनः परीक्षा, तो नीट पुनः परीक्षा नहीं हुई थी बल्कि नीट परीक्षा, सॉरी, पुनः परीक्षा में हाँ,
तो कथन एक सत्य है। और टेलीग्राम ऐप पर प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के प्रावधान के तहत लगाया गया था, तो कथन दो भी सत्य है। और इसमें से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(b) के प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय के सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो कथन 3 भी सत्य है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए साइबर सुरक्षा घटनाओं की सूचना CERTI इनको देने की विधिक रूप से अनिवार्य है? सेवा प्रदाताओं को, सरकारी संगठनों को, डेटा केंद्रों को या कॉर्पोरेट निकाय को? तो इसमें से पूछा गया है कि कौन से कथन सही हैं। तो इसमें से इन चारों को विधिक रूप से सूचना देना अनिवार्य है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा गैलेक्टिक जेट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये ब्रह्मांड की सर्वाधिक शक्तिशाली बीम है, तो कथन एक सत्य है। ये आकाश गंगाओं के केंद्र में स्थित अति विशाल ब्लैक होल से निकलते हैं, कथन दो भी सत्य है। कथन तीन भी सत्य है। ये कोई ठोस पदार्थ न होकर प्लाज्मा गैस से बने होते हैं, कथन तीन सत्य है। और कथन चार भी सत्य है। ये प्रकाश के साथ रेडियो तरंग, एक्सरे और गामा किरणें छोड़ते हुए पूरे स्पेक्ट्रम में विकिरण उत्सर्जित करते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अनुमय सीमा से ऊपर का तीव्र शोर शरीर को कोर्टिसोल एवं एड्रेनालाइन हार्मोन को बढ़ा देता है, तो कथन एक सत्य है। उच्च रक्तचाप तथा इस्केमिक हृदय रोग उच्च ध्वनि प्रदूषण से प्रत्यक्षतः संबंधित है, तो कथन दो भी सत्य है। उच्च ध्वनि प्रदूषण खंडित निद्रा प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देती है, तो कथन तीन भी सत्य है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सर के बारे में। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि अभी अभी सर हर राज्य में फिर से भरवाया गया है। तो नेक्स्ट है कि विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए हालिया निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 का स्थान ले सकता है, तो यह कथन एक गलत है। तो सर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 या निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 का स्थान ले सकता है, तो नहीं, यह उसका स्थान नहीं लेगा, इसलिए कथन एक गलत है। विशेष गहन मतदाता सूची पुनर्परीक्षण प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग को अपने दायित्वों को लागू करने का एक माध्यम है, तो कथन दो सत्य है। वहीं कथन तीन में आर्टिकल 324 भारत निर्वाचन आयोग को प्राप्त सतत शक्ति का स्रोत है, तो कथन तीन भी सत्य है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर के निर्धारण से संबंधित याचिकाएं दर्ज की गई हैं, तो कथन एक सत्य है। वर्तमान में आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत केवल अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी पर लागू होता है, जबकि एससी और एसटी पर यह सिद्धांत लागू नहीं है, तो कथन दो भी सत्य है। देवेंद्र सिंह बाद में उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप वर्गीकरण करने की अनुमति दी थी, तो कथन तीन भी सत्य है। और अनुसूचित जातियों में आरक्षित वर्गों में उप वर्गीकरण से तात्पर्य इस वर्ग में सर्वाधिक वंचित समूहों को प्राथमिकता देने से है, तो कथन चार भी सत्य है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है
कुल प्रजनन दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 2.1 कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापन दर माना जाता है। तो इसमें से कथन 1 सत्य है। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2024 के आंकड़े के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 हो गया है, तो कथन 2 भी सत्य है। देश में सबसे कम प्रजनन दर केरलम में दर्ज की गई है, तो कथन 3 गलत है। देश में सबसे कम प्रजनन दर केरलम में नहीं बल्कि दिल्ली में है। कथन 4 2024 में सर्वाधिक प्रजनन दर पश्चिम बंगाल में है, तो कथन 4 भी गलत है। 2024 में सर्वाधिक प्रजनन दर पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि बिहार में है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, देश में समान नागरिक संहिता कानून और विधेयक पारित करने वाला राज्य कौन सा है? तो हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में सामान्य नागरिक संहिता की बात की गई है, और वर्तमान में हमारे देश के कई राज्यों ने सामान्य नागरिक संहिता को लागू किया है। तो इस सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने वाला राज्य है उत्तराखंड, असम और गुजरात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1, 2, 3। मई 2026 तक देश में उत्तराखंड, गुजरात में समान नागरिक संहिता पर कानून पारित हो चुका है। वहीं जबकि असम में इससे संबंधित विधेयक पारित हो चुका है, और गोवा में पुर्तगाली शासन अर्थात स्वतंत्रता से पूर्व ही समान नागरिक संहिता लागू है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी